अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवहिद बिल वहदानियति हुवल्लाह अल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़िज़ बिल इज़्ज़ति हुवल्लाह वल क़दीरिल मुक़तदिर बिल क़ुदरति हुवल्लाह अल अव्वल हुवल्लाह वल आखिर हुवल्लाह अज़ ज़ाहिर हुवल्लाह वल बातिन हुवल्लाह क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवल्लाह व बअद कुल्लि शैइन हुवल्लाह ला ख़ालिक़ वला मालिक इल्लल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़े। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़लुर रुसुलि मुहम्मद अत्यबुर रुसुलि मुहम्मद अशरफुर रुसुलि मुहम्मद अकरमुर रुसुलि मुहम्मद साहिबुत ताज मुहम्मद साहिबुल मिअराज मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भी जैसा आवाज आना चाहिए था वैसा नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पावर नजर आना चाहिए थोड़ा कि जवान नौजवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बुजुर्ग हज़रात भी बैठे हुए हैं वो नौजवानों के बीच जवान हो ही जाते हैं, तो मैं थोड़ा वो पावर देखना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब थोड़ा ऐसा लगा कि जिंदों के बीच में हूँ। ये डॉक्टर साहब अभी जो बात कर रहे थे उनका एक अंदाज था बात करने का, वो उनके नाम के साथ प्रोफेसर लगा हुआ है और प्रोफेसर जो है एक खास तरीके से इन डेप्थ नॉलेज को शेयर करते हैं। मैं थोड़ा उससे अलग हूँ और हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो एक तरफा बात नहीं करते, दोनों तरफ से थोड़ा इंटरेक्शन होता है और हम लोग कुछ थोड़ा खून को गर्म करके फिर बात शुरू करते हैं। तो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? थोड़ा मेरे को जोर से आवाज चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे, मतलब सामने से आवाज अगर बराबर नहीं आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि थक गए हैं, तो फिर मैं बंद कर देता हूँ। वैसे मुझे 30 मिनट का टाइम दिया गया है, राइट? 11:30 को मैं शुरू कर रहा हूँ, 12 बजे मैं इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा, इसलिए बार बार घड़ी मत देखना। तो इंशाल्लाह मैं मौका नहीं दूंगा घड़ी देखने का, लेकिन 12 बजे इंशाल्लाह मैं अपनी बात को पूरी कर दूंगा। बहुत अहम टॉपिक पर प्रेसिडेंट साहब जैनुद्दीन साहब से बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था और इंशाल्लाह बहुत खास तौर पर इस मजमे के लिए एक प्रोग्राम को डिजाइन करके मैं लाया हूँ। 30 मिनट में बहुत अहम कीमती मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नोट पैड वगैरह लिया है लिखने के लिए? सब आइंस्टाइन की औलाद है, जो सुनेंगे वो याद हो जाएगा, है ना? राइट? जितना सुनेंगे फौरन याद हो जाएगा। हम लोग तो मेमोरी इतनी शार्प है कि बात मत पूछो, राइट? ऐसा ही है। तो फिर आप लोगों को सबसे पहले सबक दे रहा हूं मैं कि कोई भी वर्कशॉप, कोई भी सेमिनार, कोई भी टॉक, कोई भी बयान सुनने आप जा रहे हो, यू मस्ट कैरी 3 P's विथ यू। आपके पास 3 P होने चाहिए, पेन, पेपर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास है तो बाबा रामदेव अगर योगा सिखा रहे हैं तो भी आपको अपने काम की बात उसमें से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी के साथ बड़े से बड़े अल्लाह वाले, बड़े से बड़े उलमा का बयान सुनने जाएंगे तो उसमें से भी आप कीड़े ही निकालेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर सीधा अपने टॉपिक पर आता हूं। टॉपिक देख सकते हैं आप लोग? क्या है? पढ़िए जरा जोर से। उसके ऊपर भी कुछ लिखा है, डोंट लिमिट योर चैलेंज। वापस बोलिए, ऊपर के सेंटेंस को बोलिए। डोंट लिमिट योर चैलेंज। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। यानी आप हर अपनी लिमिट्स जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो पोटेंशियल दिए है उसको आप महदूद मत करिए, उसको ओपन करिए, उसको खोलिए और पोटेंशियल को आप कहां तक ले जा सकते हैं उसके ऊपर काम करिए। आर यू ऑल रेडी फॉर इट?
फिर बार बार मुझे ये बोलना नहीं पड़े, जोर से आवाज आनी चाहिए ताकि मुझे लगे कि भाई आप लोग सब सुन रहे हो। और मैं किसी को भी खड़े रह के कुछ भी पूछूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाला मेरी बात से ज्यादा आपको बाजू वाले की बात अगर ज्यादा पसंद आ रही है तो मैं पूछूंगा कि भाई वो क्या बात कर रहे थे जिसको आप ज्यादा गौर से सुन रहे, ताकि फिर यहां आकर वो बात कर ले। समझ रहे ना बात? आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yeah. चलिए, ये टॉपिक पर हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे, बहुत जल्दी बहुत जरूरी टॉपिक है। तो आप इस बात को पहले ध्यान में रखिए कि आपको बाउंड्रीज पोटेंशियल के लिए नहीं बनानी है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत दी है वो लामहदूद सलाहियत है। लामहदूद यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको आप जकड़िए मत, उसको आप पाबंदी में मत डालिए। आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से इन डेप्थ चीजों को आपको बताया। अब मैं उसको थोड़ा मोटिवेशनल सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा टॉपिक है, एक बार फिर से सब साथ में बोलते हैं, बोलिए डोंट Limit your challenge. डोंट Limit your challenge. लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। ये मेरा छोटा सा तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाना है। बहुत सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैंने बीए एमए किया है, आलिमियत किया है, मुफ्ती किया है, एक कोर्स मैंने अलीगढ़ से किया है, बेंगलोर से मैंने डॉक्टरेट की है, हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। किसी को पता है ये क्या होता है? ग्राफोथेरेपिस्ट एंड हैंड राइटिंग एनालिस्ट। पर्सनालिटी पता चलती है। वैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, MFERD, मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तकरीबन 3000 मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान भर की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। उसके 10 कोर कमेटी मेंबर हैं, मैं भी उसमें से एक हूं। मैं गुजरात को रिप्रेजेंट करता हूं। तो हम लोगों को मुख्तलिफ स्कूलों में टीचर्स का इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़ता है। तो जब टीचर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सारी मर्तबा आदमी का चेहरा झूठ बोलता है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग झूठ नहीं बोलती है। तो साहब ने सही कहा, वो हैंडराइटिंग देखकर हम उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं कि हकीकत में ये आदमी कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, इसके वैल्यूज कैसे है, इसके मॉरल्स कैसे है, इसका बिहेवियर कैसा है। ये हम लोग हैंडराइटिंग के जरिए से एनालिसिस करते हैं। तो इस वजह से मैंने ये कोर्स किया। और आपको पता होगा रिसेंटली एक फिल्म सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया, पता है ना? आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि कोई दूसरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। एक फिल्म सेलिब्रिटी ने अभी सुसाइड किया रिसेंटली, कुछ 1-2 साल हुए होंगे, सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने जब, बस हो गया इतना ही, और ज्यादा नहीं जाना है अंदर। तो वो उन्होंने जब सुसाइड किया तो उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक सुसाइड नोट छोड़ा। ये सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एनालिस्ट के पास जाता है और वो एनालाइज करता है कि इस आदमी के सुसाइड नोट में सुसाइड के सिम्टम्स, स्ट्रेस के सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। कोई आदमी खुशी खुशी तो सुसाइड नोट नहीं लिखेगा ना, हाँ मैं मरने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? यानी उसके अंदर वो स्ट्रेस के सिम्टम्स पाए जाते थे या नहीं पाए जाते थे, जिसकी वजह से। तो ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट का काम है, ये मैंने किया हुआ है। कुछ डेजिग्नेशन है मेरे पास, कुछ एक्सपीरियंसेस है। तकरीबन मैंने 1.5-2 लाख स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट्स को एड्रेस किया है। 200 से 250 वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मैंने अटेंड किए। जैसे अभी आप ये अटेंड कर रहे हैं, ऐसे सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ट्रेनर है, एड लीडरशिप है, मेमोरी डेवलपमेंट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किसी को पता है NLP, बाद में गूगल करना, सब चीज मैं बताने जाऊंगा तो इसी में टाइम खत्म हो जाएगा। माइंड मैप, स्पीड रीडिंग, नुर्सी स्टडीज के लिए मैं तुर्की गया हूँ। और साइकोलॉजी और काउंसलिंग मैंने बम्बई से सीखी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक कोर्स मैंने जर्मनी और इटाली से किया है। एक लीडरशिप रिट्रीट का साउथ अफ्रीका से किया है। ये कुछ अवार्ड है जिसके बारे में ये बता रहे थे। ये इंट्रोडक्शन देना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि हमारा टॉपिक, वापस उसके ऊपर आ जाइए, टॉपिक क्या था? कि एक मौलवी आदमी मदरसे का तालिब इल्म ये सब कर सकता है तो आप सब लोग ये कर सकते हो, इससे भी ज्यादा कर सकते हो।
कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप लोग इससे भी ज्यादा अचीव कर सकते हो और बहुत आगे तक जा सकते हो। अपने आप को कौम, मिल्लत और मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बना सकते हो, जिनको देखकर लोग ये कहे कि हमें भी इनकी तरह बनना है। सब करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, इससे पहले तकरीबन 22/1/2003 वर्ल्ड भरूची ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मोहम्मद साहब भी उसके मेंबर हैं, मैं इसी वेन्यू में आया था और मुझे टॉपिक दिया था बिलियनर्स माइंडसेट, यानी बच्चों का माइंडसेट बिलियनर कैसे बनाना है, उसके ऊपर मैंने बात की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, फिर से मुझे यहाँ आने का मौका दिया, तो मैं यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपके साथ हम कलामी का आपको एड्रेस करने का मुझे मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जिम्मेदारों के लिए और हम तमाम ट्रस्टीज के लिए जो गुजर गए, जो हाजिर है और जो नौजवान खून है जो इस एसोसिएशन को और आगे ले जाने वाले, उनके लिए दुआ करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी कहा कि ये तंजीम और 1000 साल तक चलती रहे। सब दुआ करें इंशाल्लाह, करेंगे सब। और ऐसा नहीं है कि अभी आप प्रोग्राम में आए तो दुआ करें, घर पर भी इसकी दुआ की जा सकती है, करेंगे सब इंशाल्लाह। तो ये हमारे प्रोग्राम का। अब मैं सीधा टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। मैं आपको एक रिसर्च बता रहा हूं। यहाँ आपने देखा, यहाँ पर एक बुक है, ये बुक है, बुक का नाम है डीप वर्क। क्या नाम है बुक का? साथ में जरा बोलिए ना जोर से, डीप वर्क ये बुक का नाम है। और नीचे ऑथर का नाम भी दिया हुआ है, कार्ल न्यूपोर्ट। इस बुक में बहुत अच्छी बातें हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इंशाल्लाह जरूर इस बुक को खरीदेंगे और पढ़ेंगे। बोलो ना, ये सब होमवर्क है, मैं सिर्फ सेशन नहीं लूंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा और फिर मैं बाद में थोड़ा उसका फीडबैक भी लूंगा कि आप लोगों ने किया कि नहीं। तो ये कार्ल न्यूपोर्ट ये डीप वर्क के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन एक खास बात वो इस बुक में बता रहे हैं, वो ये है कि 21st सेंचुरी में कौन पीपल सर्वाइव करेंगे। 21वीं सदी में कौन लोग ऐसे हैं जो देर तक और दूर तक काम कर सकेंगे। 3 कैटेगरी के लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो 21वीं सदी में सर्वाइव करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा हाईली टेक स्किल्ड वर्कर। पता है सबको कौन होता है? हमारे पास तो मोबाइल है, हमको सब मालूम है, राइट? बोलो ना, हाईली टेक स्किल्ड वर्कर, ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा साउंड होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें हैं कि उसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसानात भी है। दोनों चीजों के बारे में अवेयरनेस जरूरी है और ये पता होना चाहिए कि मेरी फील्ड से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि मेरी फील्ड से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, उसको आप कैसे एडेप्ट करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी मेरी फील्ड से रिलेटेड मार्केट में आ गई है, मैं उसको कैसे एडेप्ट करता हूं। और नंबर 3, उसको अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट कैसे करता हूं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज है। सबसे पहले बोलिए साथ में क्या है? नहीं, जल्दी जल्दी नहीं बोलो, ये याद रखने के लिए है। मैं यहां से बोल के चला जाऊंगा, आप लोगों ने आइंस्टाइन की तरह कुछ लिया तो नहीं है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप याद रखिए। और याद रखने का एक उसूल ये है कि यहां से जाने के बाद जितनी चीजें आपने यहां से सुनी है उसको 3 लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। सब करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। क्या? आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, उसको आप एडेप्ट कैसे कर सकते हैं वो आपको, बस साथ में नहीं बोल रहे हो यार आप लोग। एडेप्ट करना नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। पूरा सेशन मेरे को अभी खींचने का, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। एडेप्ट करना आना चाहिए। अब ये देखिए, ये स्टूडेंट नहीं है, पीछे बैठे हुए स्टूडेंट है, लेकिन इनकी आवाज ज्यादा आ रही है। स्टूडेंट की आवाज मुझे ज्यादा चाहिए। एडेप्ट करना आना चाहिए। नंबर 3, आपको अपनी फील्ड में उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई, एडेप्ट एंड इंप्लीमेंट, ये 3 चीजों को याद रखिए। तो हाईली टेक स्किल्ड वर्कर जो होगा वो 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में सर्वाइव करेगा। नंबर 2, कैपिटल ऑनर्स। कौन है? कैपिटल ऑनर्स का क्या मतलब?
जिसके पास बहुत पैसा है, वो कैपिटल ऑनर है। लेकिन देखिए, पैसा होना कमाल की बात नहीं है, पैसे को सही जगह पर यूटिलाइज करना ये कमाल की बात है। वॉरेन बफेट को कौन कौन जानता है? उनका एक कोट है, वो कहते हैं डोंट पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब इसका? देखिए, सीए है, वो थोड़ा ज्यादा साल हिला रहे, क्योंकि वो पैसों से रिलेटेड बात है, तो उनको मालूम है कि भाई हाँ क्या है ये, समझ में आ रही है बात? क्या है डोंट पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट? क्या मतलब? पैसे बहुत सारे हैं, पूरा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट मत करो, सब अंडे एक ही बास्केट में जमा मत करो। अगर वो एक बास्केट टूटेगा तो पूरे अंडे साथ में टूट जाएंगे। हम अभी फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, ये पूरे दिन का टॉपिक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कैपिटल ऑनर्स को पैसे कहां पर इन्वेस्ट करना है, कितनी मल्टीपल सोर्सेस उनके इनकम के होने चाहिए, ये सब अलग एक मुस्तकिल टॉपिक है। तो ये दूसरा आदमी जो सर्वाइव करेगा, जिसके पास पैसे भी हो और उसको पैसे सही जगह पर लगाना भी आता हो। हमें बात करनी है तीसरे आदमी से जो सरवाइव करने वाला है, और वो है, बोल जोर से बोलो ना यार, सुपरस्टार्स जो सरवाइव करने वाले हैं। कौन है सुपरस्टार, किसको बोलते हैं जी? आप ऐसा बोलेंगे मुफ्ती साहब एक सुपरस्टार के बारे में मत पूछो, हम लोग को हॉलीवुड का सुपरस्टार भी मालूम है, बॉलीवुड का सुपरस्टार भी मालूम है, कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, हर जगह के सुपरस्टार्स के बारे में हम लोग जानते हैं, राइट? बोलो ना, जानते हैं ना? चलो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जब सुपरस्टार सुनते हैं तो हमको यही लगता है कि वह फिल्म से रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज है वही सुपरस्टार है, तो हम उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, राइट? सब एग्री करते हैं? सुपरस्टार, मेगा स्टार और भी बहुत सारे स्टार्स लगते हैं, वो एक सुपरस्टार है। क्यों वो एक सुपरस्टार क्यों है? कोई भी एनीवन विल आंसर? जी वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, और प्लीज सिट मैम, 70 इयर्स क्रॉस करने के बावजूद आज वो यंग एक्टर्स को टफ कंपटीशन देते हैं। आर यू एग्रीइंग विथ मी? वो 70 साल क्रॉस करने के बावजूद भी टफ एक्टर्स को, यंग एक्टर्स को टफ कंपटीशन देते हैं। ये उनका एक चार्म है, ये उनकी मेहनत है। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो इस मकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत सारे मसाइल को बर्दाश्त किया, बहुत सारा मुजाहदा उठाया। तो अभी सर ये कह रहे थे कि बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जब जाकर आदमी सुपरस्टार बनता है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, मुजाहदा करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जाकर आप सुपरस्टार बनेंगे। वरना सुपरस्टार जो है ऐसे ही आदमी नहीं बन जाता। यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, जिनको यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन ने यहाँ पर इनवाइट किया है, मैं चाहता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा सुपरस्टार बने। सब बनेंगे इंशाल्लाह, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये जो इनामात दिए जा रहे हैं, जो हौसला अफजाई की जा रही है, आपकी जो पीठ थपथपाई जा रही है, आपको जो शाबाशी दी जा रही है, इसका मकसद ये है, ये छोटी छोटी ट्रॉफीज, ये छोटे छोटे मेडल्स, आपको लगता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, आप जाकर इनको घर पर कहीं पर रख देंगे, लेकिन ये मोटिवेशन का ऐसा सोर्स है जो आपको जिंदगी भर याद करवाएगा कि आपने अपने 10th में, आपके 12th में कुछ चीजें अचीव की। तो इंशाल्लाह हम इस बात पर फोकस करेंगे कि सुपरस्टार कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, सुपरस्टार्स की क्या क्वालिटी होती है। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि 10th के बच्चे, 12th के बच्चे और कुछ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी है। मैं थोड़ा, क्योंकि 10th और 12th वालों की तादाद ज्यादा है, मैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ। 10th वालों के लिए जो रैंकर्स है, उनका फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए ताकि वो सुपरस्टार बन जाए, मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ। सबसे पहले चूज अ चैलेंजिंग स्ट्रीम। आपको चैलेंजिंग स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसको फेंक दिया जाए। बहुत सारे ये सोचते हैं कि भाई साइंस किया तो ही अच्छा किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपनी
जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे चुके हैं, वो आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक रखते थे। इसलिए आर्ट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको फेल किया जाए। तो आपको जो भी फील्ड चैलेंजिंग लगती है, जरूरी नहीं है कि भाई साइंस वाले ही चैलेंजिंग काम करते हैं। चैलेंजिंग काम आपको जिस फील्ड में भी लगता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज हो, आप उसको सिलेक्ट करिए। नंबर 2, सिलेक्ट टॉप इंस्टीट्यूशंस फॉर 11th and 12th कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक फैकल्टी, इंफ्रा, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज। आप जिस इंस्टीट्यूशन को चूज करेंगे अपने 11th और 12th के लिए, वहां इस बात पर गौर करिए कि वहां की फैकल्टीज कैसी है, वहां का इंफ्रा कैसा है, और वहां पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या करवाई जाती है। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी और एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्रेस्टिजियस स्कूल्स। और आगे आप और ज्यादा अच्छी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू करिए। Develop skills beyond academics such as sports, public speaking, coding, etc. आपके पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो एकेडमिक्स के अलावा हो। आप आजकल देख ही सकते हैं, वो जमाना बहुत पुराना हो गया जब ये कहते थे कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे खराब। वो जमाना चले गया। आज आप देखिए आईपीएल, कल ही मैं एक मीटिंग में बैठा था, बम्बई के बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे थे, वो ये बात कह रहे थे कि भाई आज आईपीएल में ऐसे ऐसे बच्चों को खरीद कर उनको मैच वगैरह और ग्राउंड पर लेके जाया जाता है और वो इंटरनेशनल स्क्रीन के ऊपर विजिबल होते हैं, हालांकि उनको ठीक तरीके से एक सेंटेंस कहना भी नहीं आता, लेकिन वो इंटरनेशनल स्क्रीन पर विजिबल है। क्यों विजिबल है? उनके पास एक हुनर था, उन्होंने उस हुनर को तराशा और अपना मकाम ये पैदा किया कि आज बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ लोगों को देखने के लिए अपने घंटों खर्च कर देते हैं। Are you getting the point? तो आपको उस चीज के अलावा किसी और चीज के ऊपर भी फोकस करना है। कंसीडर ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस टू एनहांस योर स्किल्स। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मार्केट में आ रहे हैं, उसके ऊपर आप कैसे फोकस करते हैं उसके ऊपर भी देखिए आप। Participate in debates, quizzes, competitions, enhance your KSA knowledge, skill and attitude. इनके ऊपर फोकस करिए। आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलती है जहां पर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसे मौके को कभी मत गवाइए, वहां जाइए और ऐसी चीजों में आप पार्टिसिपेट करिए। इसके बाद डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स टू ग्रो योर वर्सेटैलिटी। मुख्तलिफ रीडिंग, रीडर्स आर लीडर्स। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप आगे चलकर बड़ा काम नहीं कर सकते। आपके पास रोजाना के एतबार से कुछ पेजेस सिलेक्टेड होने चाहिए जो एकेडमिक्स के अलावा हो, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं ये वो साइकोलॉजी भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, वो कुकिंग की बुक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने 7 चीजों को जो आप डायरेक्ट यहाँ से जाने के बाद इंप्लीमेंट कर सकते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया। ये 10th वालों के लिए था। 12th वालों के लिए जल्दी जल्दी उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होने चाहिए। नंबर 1, एक्सप्लोर टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक रैंकिंग, फैकल्टी एंड कैंपस लाइफ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तफसील करने की जरूरत है। आप ऐसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करिए जो हाईली प्रेस्टिजियस हो, जहां अच्छी तालीम मिलती हो, उसका कैंपस लाइफ कैसा है, फैकल्टी कैसी है, उस हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग को देखकर फिर आप उसको सिलेक्ट करिए। नंबर 2, आपको जी नीट क्लैट वगैरह ऐसे एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। रिसर्च स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज टू फंड योर हायर स्टडीज, ऑल्सो रिसर्च फॉर स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अम्मी अब्बा आपके पीछे कितना खर्च कर सकते हैं। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो उनके ऊपर और ज्यादा बोझ मत डालिए। 12th आपको करा दिया, उनके लिए काफी था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद अपनी स्टडीज को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करिए। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास CSR फंड होता है और वो स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए तलाश करते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स हमको मिल जाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये करना है। इसके बाद कंसीडर इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन योर चूजन फील्ड। आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स कहां मिलते हैं उसको देखिए। इसके बाद प्लान फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस इंक्लूडिंग हायर स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। आपको क्या आगे 12th के बाद क्या ऑप्शन है उसके ऊपर आपका ख्याल रहना चाहिए। उसके बाद स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स। आज मार्केट के क्या ट्रेंड्स है ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस
इस फील्ड को चूज करना है जो आज की मार्केट में ट्रेंडिंग है और उस फील्ड में आपको जाना है। और लास्ट, स्टे फ्लेक्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी एक कैरियर ऑप्शन को अपने दिमाग में घुसा मत लीजिए कि यही कर सकता हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। स्टे फ्लेक्सिबल। आपको जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो कैरियर ऑप्शन के लिए आप ओपन माइंडेड रहिए, एक्सप्लोर करिए कि आप क्या कर सकते हैं। और जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फील्ड बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा काम किए जा सकते हैं। ये 10th और 12th के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिक्र किया। अब आ जाइए फिर से हमारे उस टॉपिक पर कि आपको सुपरस्टार बनना है तो उसके लिए 7 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस। सबसे पहला क्या है? आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मोटो होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, कोई हदफ होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने की आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर चले जा रहे हैं। आप ऐसी बस में बैठ गए कि आपको पता ही नहीं है कि ये बस हमें कहां ले जाएगी। आप नेम प्लेट देखे बगैर ही बस में चढ़ गए। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, मुझे कहां जाना है, मुझे कैसे काम करना है, ये गोल को मैं कैसे अचीव करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? तो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई योर पैशन एंड वैल्यूज एंड अलाइन देम विद योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, मेरा दिमाग किस फील्ड में ज्यादा चलता है, मुझे किन वैल्यूज के ऊपर, किन मॉरल्स के ऊपर, किन एथिक्स के ऊपर काम करना है। और फिर उसको सिलेक्ट करके आप गोल बनाइए और उसको अपने पर्पस के साथ अलाइन करिए और आगे बढ़िए। नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर यकीन रखिए। यकीन का मादा ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे आपकी पोटेंशियल को आप उतना ज्यादा एनहेंस कर पाएंगे। यकीन नहीं आपको अपने आप। देखिए, यकीन एक ऐसा वर्ड है ना जो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। एक मिसाल ले लीजिए, अल्लाह पर यकीन है सबको? बोलो ना, कितना है? हम जबान से यकीन कहते हैं लेकिन हमारा यकीन बहुत फुसफुसा है। मिसाल मैं एग्जांपल दूं आपको। एक स्टोरी सुनिए। एक रोप वॉकर था। रोप वॉकर जानते हो? 2 लकड़ी, उसके बीच में रस्सी बांधते और फिर छोटे बच्चे उसके ऊपर चलते। किसने किसने देखा? बहुत सारे लोगों ने। एक रोप वॉकर था जो इंटरनेशनल रोप वॉकर था। वो 2 लकड़ी के दरमियान रस्सी पर नहीं चलता था, 2 बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग के दरमियान वो रस्सी बांधता था। यहां से वहां बड़ी बिल्डिंग के दरमियान वो रस्सी बांधता था और उसके ऊपर चलता था। एक रोज वो अपना करतब दिखा रहा था और उसने बिल्डिंग के 2 कोने पर रस्सी बांधी और वहां से चलना शुरू किया। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात यह थी कि चलते हुए उसने अपने 5 साल के बच्चे को भी कंधे पर बिठाया था। वो खुद तो चल ही रहा था 2 बिल्डिंग के दरमियान, लेकिन उसका 5 साल का बच्चा भी, बोले ना, कंधे पर बैठा था। अब उसने एक कोने से चलना शुरू किया, चला करतब दिखलाते हुए दूसरे कोने तक पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा पूरा मजमा बैठा हुआ था, उसने जोरदार तालियां बजाइए तालियां। उस रोप वॉकर के लिए तालियां बजाई कि तूने क्या करतब दिखलाया, जबरदस्त, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना लंबा डिस्टेंस और इतने छोटे बच्चे को बिठाकर यहां से वहां ले गया, कमाल कर दिया तूने। अब वो रोप वॉकर नीचे जो मजमा खड़ा था उनको एक सवाल करता है। उसने अजीब व गरीब सवाल किया। उसने सवाल ये किया, क्या आप लोगों को यकीन है कि जैसे मैं वहां से यहां आया, यहां से वहां भी जा सकता हूं? इजी था क्वेश्चन, समझ में आई बात? कि क्या आप लोगों को यकीन है कि मैं उस बिल्डिंग से चलता हुआ जैसे इस बिल्डिंग तक आया तो इस बिल्डिंग से चलकर भी वापस उस बिल्डिंग तक? क्या आप लोगों को यकीन है? बोलो ना भाई। जैसे उसने वहां से यहां आया, उसको बहुत सालों की प्रैक्टिस है, यहां से वहां भी वो इजीली जा सकता है। तो सबने क्या कहा पूरे मजमे ने? बोलो ना जोर से। हाँ, जैसे आप वहां से यहां आए, यहां से वहां भी जा सकते हैं। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि अगर आप लोगों को यकीन है कि मैं दोबारा यहां से वहां भी जा सकता हूं, मजमे में से कौन ऐसा है जो अपने 5 साल के बच्चे को मेरे कंधे पे बैठाएगा? है कोई? कौन है? क्यों? अभी तो यकीन था, 2 मिनट पहले चिल्ला के बोल रहे थे